टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमने फाइंड करना है, किस तरह आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम सीखेंगे कि जो है ना उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और देन जो है बच्चे हम उसमें डिफरेंट जो है ना आउटकम देखेंगे कि हमारे पास हम किस तरह उनमें डिफरेंट आउटकम जो होती हैं डिफरेंट टाइप की। ठीक है, किसी में हमारे पास डाटा जो है वो हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा होता है। ठीक है, जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है कि एक क्लास में जैसे कि एक मॉर्निंग का सेशन है और एक इवनिंग का सेशन है, मेरे पास मॉर्निंग सेशन में भी जो है ना डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स आते हैं, लेकिन उनका एवरेज स्कोर, इसी तरह इवनिंग सेशन में जो है डिफरेंट मार्क्स आते हैं, उनका एवरेज स्कोर सिमिलर स्कोर उनका हो जाए, उनका एवरेज जो हो सेम, तो हमने उसमें जो डिस्पर्शन देखते हैं कि वो डाटा में किस तरह डिस्पर्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक जो है मॉर्निंग का स्टूडेंट 70 मार्क्स गेन कर रहा है, ठीक है, और इवनिंग का स्टूडेंट जो है वो 40 मार्क्स गेन कर रहा है, लेकिन इवनिंग का जो है एक स्टूडेंट जो है वो 100 मार्क्स गेन कर रहा है, लेकिन जो है मॉर्निंग के एक स्टूडेंट जो है वो 60 मार्क्स गेन है, लेकिन उनकी एवरेज जो है वो दोनों की सेम है। तो इस तरह डाटा का जब आपने क्या करेंगे एनालिसिस करना होता है, तो हम मीन डेविएशन जो है वो फाइंड करते हैं और उस डाटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और उस डाटा को क्या करते हैं जो है इंडिविजुअली हर एक वैल्यू पे चेकआउट करते हैं। अच्छा जी, बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि मीन डेविएशन में the mean deviation of a set of a data is defined as the arithmetic mean of the deviation is either the mean from mean or from the median। के मीडियन में हमारे पास वो डाटा जो होगा वो डेविएट होगा या वो मीडियन से डाटा डेविएट होगा। ऑल द डेविएशन बीइंग काउंटेड एज पॉजिटिव। ठीक है, तो जितनी भी डेविएशन होगी वो हम ऑलवेज मिलेंगे। डिसरिगार्डेड the algebraic sign positive and negative is avoid difficulty from the property that sum of the all deviation of the observation from their mean is zero। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब आपने फर्स्ट मीन जब कोई भी हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास ऑलवेज जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, कि उनका सम करेंगे उनकी वैल्यूज का ऑलवेज जो होगा वो उनका सम जीरो होगा। देन आप उसका सेकंड मीन निकालोगे, थर्ड मीन निकालोगे, वो हमारे पास डिफरेंट इसके ऑब्जर्वेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड द मीडियन आर गिवन। तो हमारे पास टू टाइप का डाटा होता है, एक हमारे पास ग्रुप डाटा होता है, एक हमारे पास अनग्रुप डाटा। जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो हमारे पास बच्चे ग्रुप डाटा होता है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती वो हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है। अब उन दोनों ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को एनालिसिस करना है हमने और उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि जब आपने अनग्रुप और ग्रुप डाटा को एनालिसिस करोगे उसमें मीन डेविएशन देखोगे, तो हमारे पास फर्स्ट जो है समेशन ऑफ एक्स आइज माइनस अर्थमेटिक मीन। जब आप कोई भी डाटा है तो उसका आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के बाद ठीक है उसमें डिफरेंट एक्स आइज वैल्यूज में से वो अर्थमेटिक मीन को सबट्रैक्ट कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ उसमें फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करो, तो वो उससे जो हमारे पास डाटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, मीन डेविएशन होगा अनग्रुप डाटा के लिए। इसी तरह आप जी बच्चे भाई कह रहा है कि मुझे एडमिट कर दें। अच्छा जी, देन हमारे पास बच्चे जब किसी भी डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, किसी भी डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक्स आइज ये मॉडुलस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हमने अभी कहा कि मीन में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ऑलवेज जो होंगी वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जब हमारे पास काउंटेड उसको क्या करोगे पॉजिटिव करोगे तो नेगेटिव वैल्यू भी जो होगी वो एक्सप्रेशन में में चेंज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको जो है ब्रीफली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन जो होता है वो हमारे पास डाटा के लिए वो हमारे पास उसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ। एफ रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास गिवन होगी, और जो है मॉडुलस एक्स आइज माइनस अर्थमेटिक मीन। सिमिलरली जब आपने क्या करना होगा कि मीडियन का लॉन्ग आपने क्या करना है कि डेविएशन देखनी है डाटा में कितना डेविएशन हो रही है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की, तो जब आप उसमें डेविएशन देखोगे तो मीन डेविएशन जो होगा वो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आइज माइनस मीडियन। ठीक है, उसमें मॉडुलस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह ये अनग्रुप डाटा के लिए है थर्ड वाली, और ग्रुप डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा हो जाएगा।
देगा। ठीक है, तो जब हम करें तो अभी हम दो चीजें मैंने कहा कि जब हमारे पास किसी भी चीज का जो है ना मीन फाइंड करते हैं, तो मीन तो एवरेज होता है, एवरेज में जिसमें वेरिएशन हो रही होगी, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट मार्क्स, अगर उनका एवरेज सेम है, उसमें हमने डाटा में वेरिएशन देखनी है कि कितनी वेरिएशन जो है, कितना डिस्पर्शन हो रही है एक डाटा की दूसरी वैल्यू के साथ। तो जब आपने डिस्पर्शन वैल्यू चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि आप जो है डिस्पर्शन फाइंड करते हो या डेविएशन फाइंड करते हो अलोंग मीन या अलोंग मीडियन। ठीक है ना, इसी तरह आप अलोंग कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर भी ले सकते हो, अलोंग आप जीरो इंटीजर भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, विच एवरेज डेविएशन गिव्स द लीस्ट रिजल्ट, कौन सी डेविएशन जो है वो लीस्ट रिजल्ट देती है? तो इसमें जो रिजल्ट देती है वो मीडियन जो होता है, वो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट लीस्ट हमारे पास उसमें डेविएशन होता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट gives more information than the range or quartile deviation because it is based on the all the observation। ठीक है, तो जब हमारे पास डेविएशन चीज का फाइंड करते हैं तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारे पास टोटली उस ऑब्जर्वेशन में डाटा का जब आपने एनालिसिस किया तो उसको जो है ना एनालिसिस किया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, इसी तरह जब हमारे पास डीमेरिट्स उसके क्या होंगे, वी डिड इसका सेकंड पॉइंट जो है, इट इज इजीली कैलकुलेटेड जो होता है इसका मेरिट में। ठीक है, और डीमेरिट्स इसकी जो होगी, we did artificially calculation by ignoring negative signs and considering only positive signs। इसके डी में एक यही होते हैं कि जो है इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो ऑलवेज जो होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज ही उसमें लेंगे और नेगेटिव के अलावा कोई वैल्यू उसमें अटेन नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो मीन डेविएशन होता है, ठीक है, मीन डेविएशन में मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स में हमारे पास ये होता है कि अगर आप कोई भी जब डेविएशन देखते हो तो उसमें हमें रेंज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसमें हमें क्वार्टाइल डेविएशन की रेंज मिल जाती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा ईजी होता है, तो इजीली कैलकुलेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें जब डीमेरिट्स देखते हैं तो उसमें हमारे नेगेटिव वैल्यूज आती है, नेगेटिव वैल्यूज को हम इग्नोर करते हैं, ओनली हम पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के। रिलेटिव ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास टू टाइप के होते हैं। अगर आपने मीन डेविएशन फाइंड कर लिया, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो के साथ, मीन के साथ, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा। ठीक है, इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन जो होता है वो हमारे पास क्या होगा कि आपने मीन डेविएशन को डिवाइड कर दिया किसके साथ, मीडियन के साथ, तो ये टू टाइप्स की हमारे पास डेविएशन होती है। कहता है कि रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, its relative measure of dispersion is called a coefficient of a mean deviation, which is obtained by the dividing the mean and deviation by the averages use the calculation of the mean deviation। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास ये फार्मूला होगा, मीन डेविएशन को डिवाइड कर देंगे मीन के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। इसी तरह मीन डेविएशन को डिवाइड करोगे मीडियन के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन जो हम करेंगे,
जी चैप्टर नंबर 4 है जो बुक मैंने अपलोड किया, ठीक है। उसमें हमें देखना होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन मूवमेंट्स एंड स्कीवनेस, ये हमारे पास है टॉपिक इसमें। सबसे हमने सीखा कि रेंज फाइंड रेंज किस हैं, रेंज फाइंड करते हैं। आज जो हमारे टॉपिक है वो मीन डेविएशन है और वेजेस हैं और के होगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये हमारे बेसिक टॉपिक होंगे जो हमने करने। अभी देखो जब रेंज की डेफिनेशन करते हैं, रेंज की सिंपल सी डेफिनेशन कि आपने मैक्सिमम वैल्यू का स्मॉल वैल्यू, ठीक है। रेंज जो होती है वो क्या होती है कि लार्जेस्ट वैल्यू में से जो है ना हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करना होता है, सबट्रैक्ट करना, तो इसमें हम बस रेंज आ जाती है। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन जो होता है, कोएफिशिएंट हमारे पास इक्वल होता है किसके, कि हमारे पास जितने मैक्सिमम वैल्यू उसमें मिनिमम वैल्यू को सबट्रैक्ट, ठीक है, और देन अपने डिवाइड करना है किसमें, मैक्सिमम में ऐड कर देना किस मिनिमम को, ठीक है। अब हमने डाटा एनालिसिस कर चेक करेंगे उसमें हमारे पास डिस्पर्शन किस तरह हो रही है। तो अभी देखिए कि ये हमारे पास 9 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब 9 स्टूडेंट के मार्क्स में सबसे पहले हमने वो कहता है कि इसकी रेंज फाइंड करें और इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करें। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, इसमें मिनिमम वैल्यू देखोगे, यू हैव फाइंड द रेंज, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 48 है और मिनिमम वैल्यू इसमें 32, ठीक है। तो 16 मार्क्स जो है वो हमारे पास इसकी रेंज में आ गए, ठीक है। इससे जो है बिलो नहीं जा सकते। फिर देन जो है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन जब हम देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन हमें क्या बताएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन में मैक्सिमम में माइनस करेंगे मिनिमम, ठीक है, और देन आप दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करके ऐड कर दोगे, ठीक है। तो जो हमारे पास इसमें जो वैल्यू जो है वो डिस्पर्स हो रही है, ठीक है, उसमें डिस्पर्शन जो हो रही है वो 0.2 जो है ना से को जो है डाटा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरह हम डाटा का क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। देन कोई भी आपने इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी होती है तो इंटरक्वार्टाइल रेंज हमारे पास होती है Q3 माइनस Q1, ठीक है। और इसी तरह जब आपने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है या समी इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है, उसको क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपल हमारे पास क्या है कि ये क्वार्टाइल समी इंटरक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी तरह जब आपने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो Q3 में से माइनस करेंगे Q1 और Q3 में ऐड कर देंगे किसको, Q1 को, देन डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास कोई भी डाटा ऑड हो तो उसमें आप फाइंड खुबैब किस तरह फाइंड करते हैं Q1 और Q2, बताओ जरा, माइक ओपन करो अपना। खुबैब बच्चे अपना माइक ओपन करो। चलो हंसला माइक ओपन करो अपना। यस सर। सर क्या कहते हैं, Q1 को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो इसका फॉर्मूला होता है 25 और 100 मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और दूसरा इस फॉर्मूला है सर 1 यानी कि n/4 + 1। एग्जैक्टली, जबरदस्त। अभी देखिए जो आपको फिजिबल लगता है वो फार्मूला आपने इसमें फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अब हमने इसमें Q1 और Q3 फाइंड कर लिए, जो हमारे पास ऊपर डाटा था वही डाटा जो हमारे पास ये डाटा। सबसे पहले जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हम डाटा को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किसमें अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने उस डाटा का क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है, ठीक है। उससे पहले हम उस डाटा का एनालिसिस नहीं करते, सही है जी। तो अभी देखिए कि अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसी डाटा का क्या करेंगे, एनालिसिस करने के लिए हमने क्या करना है कि वो कहता है कि आप इसका क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करो, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए, ठीक है। तो करोगे Q करोगे और Q1 फाइंड करोगे, देन सबट्रैक्ट कर दोगे, 2 पे डिवाइड कर दोगे, तो ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना होगा तो आप उसको क्या करोगे, Q3 में से माइनस कर दोगे Q1 और डिवाइड इसमें Q1 प्लस Q3 प्लस Q1, ठीक है। अब हमने मीन फाइंड करना है एवरेज डेविएशन के, डाटा के अलोंग कितना डेविएशन हो रही है, ठीक है। तो अभी हमने फार्मूले पढ़े, उनके उन्हीं फार्मूलों को हमने अप्लाई करना है, उन्हीं फार्मूलों को सॉल्व करना है। देखिए जी, जब हमारे पास कोई भी डाटा का सैंपल का मीन होता है तो उसको एक्स बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी चीज मीन का पॉपुलेशन का मीन होता है तो उसको म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
और जिस डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो बच्चे वो कौन सा डाटा बन जाता है, ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा? ग्रुप डाटा। ग्रुप सर डाटा ग्रुप डाटा। हाँ जी, वो ग्रुप ग्रुप डाटा। डाटा बन जाता है। ठीक है, अब ये देखिए कि अब हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उन्हीं को अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमने मीन निकालना है। ठीक है, हमारे पास मीन ऑलरेडी फाइंड होगा, उसमें हमारे पास जितने डाटा में वेरिएशन हो रही है वो देखनी है हमने। ठीक है, उस डाटा की वेरिएशन का एनालिसिस करना है। अच्छा ये देखिए, वो कहते हैं कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन मीडियन एंड फॉलोइंग द एग्जामिनेशन मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी किसी डाटा का हमने मीन फाइंड करना होता है और मीडियन निकालना होता है तो क्या करते हैं, अब ये देखो मीन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इन टोटल वैल्यूज को सम कर देंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। इन टोटल वैल्यू को सम किया तो वो कितना बनना है 360 और 9 पे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 40 आ गया। क्लियर है इतना? यस सर। फिर इसका मीडियन जब हम फाइंड करेंगे तो मीडियन हमारे पास और इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो n/2 जो है इज नॉट अ इंटीजर, n/2 इंटीजर नहीं बनना, तो हमारे पास सिंपल जो इसका फार्मूला वो फिर क्या हो जाएगा n/2 + 1। ठीक है, तो 4 + 1 करेंगे तो फिफ्थ टर्म जो होगी इसके ये क्या होगा, इसका मीडियन होगा। ठीक है, तो मीडियन किसके इक्वल आ रहा है 39। अब भी इसमें हमारे पास एक्साइज वैल्यू कौन सी है, सबसे पहले इसको हमने अरेंज किया। एक्साइज वैल्यू हमारे पास है 32, 36, फिर 36, 37, 39, ठीक है, और 41 अप टू 48 तक। ठीक है, ये हमारे एक्साइज वैल्यूज आ गई। ठीक है, हमने उसको क्या कर लिया, एक कॉलम में लिख लिया। अब इस डाटा का मीन क्या आया बताएगा कोई? 40 आया था। 40 ठीक है, और हमने कहा है कि फर्स्ट जो मीन होता है उसका सम किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के। ठीक है, अभी मैंने स्लाइड में बताया आपको कि सब जो फर्स्ट मीन अलोंग कोई भी डेविएशन आप फाइंड करोगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, मीन डेविएशन जब आप कोई भी वन फर्स्ट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास इक्वलेंट होता है 0 के। अब आपने क्या करना है, 32 में से आपने 40 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा -8। अब आपने ईच एक्साइज में से आपने मीन की वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखो 32 में से सबट्रैक्ट किया 40, -8, 36 में से -40 किया तो -4, इसी तरह अगेन करते गए और इनको सम किया तो हमारे पास 0 बनना है। ठीक है, जब आपने फाइंड किया तो हमारे पास फार्मूला है कि हमारे पास मॉडुलस हमने निकालना होता है कि नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यूज को हमने इग्नोर करना है। ठीक है, तो जब आप मॉडुलस निकालोगे तो -8 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और इन वैल्यूज को क्या कर देना, हमने सम कर देना है। अब हमने दो चीजें निकालनी थी, अलोंग मीडियन निकालना था, अलोंग मीन निकालना था। मीन के अलोंग तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, एक्स माइनस एक्स बार। अब मीडियन के अलोंग निकालें तो मीडियन हमारे पास क्या है 39, तो एक्साइज में से ईच एक्साइज में से आपने माइनस कर देना है 39 को। ठीक है, माइनस किया तो हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है बच्चे, 39 हो गया ये। और ये वैल्यू जो लेंगे आप, अभी देखो ना कि 32 में से माइनस करेंगे 39 तो आंसर क्या आता है, 7 आएगा, माइनस का प्लस का, प्लस का 7। माइनस आएगा तो मॉडुलस की वैल्यू उसको क्या कर देगी प्लस, क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू इसमें क्या करनी है, इग्नोर करनी है। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, वो हमारे पास फार्मूला किसके इक्वल था, समीशन ऑफ एक्साइज माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास किसके इक्वल आया। ठीक है, 40 को डिवाइड करो किस पे, 9 पे, तो ये हमारे 4.4 आ गया। इस तरह मीडियन के लिए देखेंगे तो मीडियन में हमारे पास क्या आ रहा है 39, तो 39 को 9 पे डिवाइड कर दोगे तो बच्चे ये हमारे पास 4.3 आ गया। अब हमने डेविएशन देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन देखना है, तो मीन डेविएशन जो है वो इसका किसके इक्वल आया 4.4 के। 4.4 को डिवाइड करोगे 40 पे और इसी तरह 4.3 को डिवाइड करोगे 39 पे, तो उन दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, तो अक्सर का आंसर जो होगा वो सेम आएगा। क्लियर है, ये अनग्रुप डाटा के लिए था। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए हमने क्या आउट करना सीखा, मीन और मीडियन डेविएशन। कोई मुश्किल? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे।
अच्छा जी, अब हमने सॉल्व करना है ग्रुप डाटा के लिए क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हमने ग्रुप के लिए सॉल्व करना है। एक्सआई वैल्यू जी ये क्वेश्चन करें, बोलिए। अदनान बोले। पिछली स्लाइड में आपने एक्सआई वैल्यू कैसे फाइंड की थी ये बताएंगे। ये -8 -4 कैसे आई थी? मैंने अभी ज्वाइन किया क्लास। अच्छा जी, ये हमारे पास एक्स जो वैल्यूज हैं सर ये काइंडली दोबारा बताना। ये -8 हाँ जी, सर ये मैं ये कह रहा था कि ये इसमें -8 -4 ये वैल्यूज कैसे आई है, एक मतलब दोबारा। अच्छा जी, ये हमारे पास बेसिकली डाटा है। इसमें ये क्वेश्चन था वो है कि कैलकुलेट आप करें मीडियन अलोंग मीन मीडियन आपने फाइंड करने हैं, और उसमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड करने हैं आपने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डाटा का आपने मीडियन निकाला। मीडियन आपको फाइंड करना आता है, मीन आपको फाइंड करना आता है किसी भी डाटा का। ठीक है, ये ऑड इंटीजर्स थे तो इसका मीन जो है फिफ्थ जो टर्म जो है वो इसका मीडियन बनना है, और मीन इसका जो है वो हमारे पास 40 आ रहा है। अब जब आप सर जी ये 5.5 जो बन इसके डिवाइड करें तो 5.5 बनेगा। हाँ, तो फिर ये इसकी 6 नहीं बन जाएगी वैल्यू? देखिए ना, हमने क्या करते हैं कि जब हमारे पास ये इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स कि 9 को 2 पे डिवाइड करो तो इज नॉट एन इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं बनेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि n/2 में हम प्लस कर देते हैं। ये आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन की दिया था मैंने। ठीक है, तो अभी आपने सॉल्व अभी कर ली। यस सर। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जितनी भी एक्सरसाइज वैल्यूज हैं उसमें से अब आपने फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला बच्चे हमारे पास ये, जब आपने मीन डेविएशन निकालना होता है सैंपल के लिए तो फार्मूला होता है एक्सरसाइज माइनस एक्स। ठीक, एक्स बार रिप्रेजेंट करता है मीन को। ठीक है, ठीक है जनाब। ओके सर। अच्छा जी, अब अदनान हमने एक्स बार निकाला। एक्स बार हमारे पास मीन को, सैंपल के मीन को रिप्रेजेंट करता है, तो सैंपल का मीन किसके इक्वल आया बताएं, बताते जाए, शाबाश। सैंपल का मीन किसके इक्वल आया? 40 के। अभी हाँ जी, क्योंकि सारी वैल्यूज को सम किया और हमने डिवाइड कर दी। हाँ जी, डिवाइड कर दिया किस पे? 9 पे। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी? 9। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमने ईच एक्सरसाइज वैल्यू को माइनस करना है किसके साथ? 40 के साथ, मीन के साथ। ठीक है, ईच एक्सरसाइज वैल्यूज को 32 को माइनस कर देंगे किसके साथ? 40 के साथ, तो -8 आएगा। और देन आपने मॉडुलस ले लेना, तो मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को किसमें चेंज कर देते हैं? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू चेंज हुआ तो उसका सम किसके इक्वल? 40 के। इसी तरह इसका मीडियन किसके इक्वल आया था? 39 क्या आई थी सर? 39 के। तो 32 में से 39 सबट्रैक्ट करेंगे, देन उसका मोड लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये वैल्यूज सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो देन आपने इसका मीन डेविएशन अलोंग मीन निकाल लेना है, मीन डेविएशन अलोंग मीडियन निकाल लेना है। ठीक है, हो जाएगा। मुश्किल तो ओके सर, हो जाएगा। चलें जी। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अब ग्रुप डाटा के लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब वो कैलकुलेट करेंगे हम मीन डेविएशन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन होगी, अब हमने मीन डेविएशन उसका फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, अब जब भी हमारे पास क्या होता है कि जो है ना क्लास बाउंड्रीज हमारे पास वेट गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, हमने मीडियन फाइंड करना होता है, उनका मिड पॉइंट निकालना होता है। तो किस तरह फाइंड करते हैं? हाँ जी बताइए, क्लास बाउंड्री का मिड पॉइंट किस? जी, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड, वो तो उससे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास एक्स साइज वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब ये देखिए कि वेट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें एक्स साइज की वैल्यू चाहिए होंगी, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो एवरेज आएगा इन दोनों का, ठीक है, वो हमारे पास आ रहा है 74.5। इसी तरह नेक्स्ट हमारी क्लास का डिफरेंट एवरेजेस आ रहे हैं। ठीक है, देन हमने क्या करना है कि एफ आइज को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एक्स साइज के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये करना है कि एक्स साइज को माइनस कर देंगे साथ मीन के साथ। अब इसका मीन जो है वो देखते हैं कि मीन इसका क्या है। ठीक है, अब मीन जो जब आप इस डाटा का फाइंड करोगे तो इन सारी एफ आइज इंटू एक्स आइज को ऐड करेंगे तो 7350 है। ठीक है,
तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा को डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास बनना है 122.5, ठीक है। तो 122.5 को सबट्रैक्ट करोगे किसके साथ, 74 पॉइंट के साथ, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, -48 के, ठीक है। अदनान जी, बच्चे समझ आइए। यस सर, आ ओके गया। सर, समझ आ रही है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि आपने इसका मॉडुलस लेना है, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है और उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखो, माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, 48 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 के साथ, तो 432 बन रहा है। इसी तरह आपने इनकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आपने सारी वैल्यूज का सम कर लेना है। सम करके इसको 60 पे डिवाइड कर दोगे तो बच्चे ये मीन डेविएशन आ जाएगा किसके अलोंग, मीन के अलोंग। हाँ जी, कोई मुश्किल? नो सर। इसी तरह अब आपको ग्रुप डाटा का मीन निकालना आता है ना सबको? जी सर। ग्रुप डाटा का मीडियन निकालना आता है सबको? मीडियन का कोई फार्मूला बताएं मुझे। ग्रुप डाटा के मीडियन किस तरह फाइंड करते हैं? L जमा H over F into N over 2 minus एग्जैक्टली, ठीक है, यही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये हमारे पास गिवन होगा, आप मीडियन निकालोगे और मीडियन का आप क्या करोगे, डेविएशन निकालोगे। मीन डेविएशन आप निकाल लोगे, सिंपल जो आपने यहाँ पे एक्स बार की जगह आपने क्या फाइंड, यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर एक्स बार की जगह मीडियन लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स बार की जगह क्या लिखोगे, मीडियन। अब हम मीडियन का क्वेश्चन कर लेते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास होता है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए, वेरिएंस हमारे पास किसके इक्वल होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होगा। वेरिएंस का बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स साइज माइनस म्यू। ये म्यू है, ठीक है, जहां पे ये लिखा रहा है HTTP, ठीक है। तो ये हमारे पास म्यू को रिप्रेजेंट करता है फॉर पॉपुलेशन। मीन वैसे ही फाइंड करते हैं, ठीक है। मीन हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देते हैं जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसी तरह वेरिएंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल कि आपने क्या करना होगा कि एक्स साइज माइनस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। फिर जब आपने जो वेरिएंस निकाला होगा उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है और सैंपल का जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा जी, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं सर। जी बताइए सर, जो पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला है उसमें मीन को वो दूसरे को जो है ये एक मीन हुआ ना, जो हमारे पास होता है ना सिंपल, ये देखिए हमारे पास ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला है जिसमें हम वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन। पॉपुलेशन के लिए जब आप देखते हो तो उसको सिग्मा स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जब सैंपल होता है तो उसको एस स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस को। जो होगा एक्स बार भी रिप्रेजेंट करता है किसको, मीन को, और म्यू रिप्रेजेंट करता है किसको, ये भी मीन को, ठीक है। लेकिन मीन किसका, पॉपुलेशन का, और ये मीन किसका, सैंपल का, ठीक है। जब सैंपल की जब आप देखते हो तो सैंपल में हमारे पास हम एक ही पॉइंट पे डाटा की एनालिसिस, डाटा होता है हमारे पास, सिंपल सा डाटा होता है, उसको आप प्लस करते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जब हमारे पास म्यू आता है, ठीक है, तो म्यू में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होता है, ठीक है। वो भी टाइप बिल्कुल जो है सैंपल डाटा की तरह ही होती है, ठीक है। उसमें भी आपने टोटल डाटा को ऐड करना है, वही फार्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये भी वही करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप स्क्वायर कर लोगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर लोगे स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा पॉपुलेशन का, और स्क्वायर रूट करोगे तो सैंपल का डेविएशन बन सर ये पॉपुलेशन और सैंपल वाला अभी आप कराएंगे सवाल कोई हमें, या करा दिया हुआ है? अभी करवाना है। ओके सर। जी, म्यू हमारे पास सिंपल बच्चे मीन है, अर्थमेटिक मीन। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा।
अच्छा जी, वो कहता है कि पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है हमारे पास n इज इक्वल टू 10। अब ये देखो, ये डाटा है और n इज इक्वल टू 10 हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है, इसका हमने एनालिसिस करना है और इस एनालिसिस को हमने आगे परस्यू करना है। ठीक है जी। अब ये देखिए, हमारे पास डाटा जो है वो डिफरेंट टाइप का है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इसमें हमारे पास n इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो है ये है, सही है। ये हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास x साइज होंगी। अब आपने इसका मीन निकालना है, तो इसका मीन किस तरह निकालोगे? इन ऑब्जर्वेशन का मीन किस तरह फाइंड करेंगे? तो टोटल नंबर लिस्ट ऐड करेंगे, हम ऐड कर देंगे, नंबर डिवाइड कर देंगे टोटल पे। हाँ जी, तो ऐड किया तो हमारे पास 170 बनना है और 170 को हमने 10 से डिवाइड कर देंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फर्स्ट मीन निकालना है। एक्स साइज को किस में से माइनस करेंगे? म्यू में से माइनस करेंगे। म्यू में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 को माइनस करो 17 में से तो -10 आता है। ठीक है, और इसी तरह आप सबट्रैक्ट करते जाओगे तो सम ऑफ फर्स्ट मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट डेविएशन जो होता है, वो फर्स्ट मूवमेंट जो हमारे पास इक्वल आता है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब आपने इसका फर्स्ट मूवमेंट किया तो हमारे पास किसके इक्वलेंट आ रहा है? ये 0 के इक्वल आ रहा है। अब जब आपने इसका क्या करोगे, स्केयर हमें चाहिए फार्मूले में, तो ये 10 का स्केयर कर लोगे -10 का तो हमारे पास 100 आ जाएगा। इसी तरह ईच वैल्यू का जो फर्स्ट मूवमेंट का आप स्केयर करो, देन आपने उसका सम कर देना है। सम करेंगे ठीक है, जो हमारे पास क्या आया 5.53.4। ठीक है, तो उसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो 7.36 आ जाता है, 31 आ जाता है। ठीक है, तो ये हम बच्चे इसका क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो स्केयर में होता है वो वेरिएंस होता है, जब आप उसका स्क्वायर रूट ले लेते हो तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ठीक है, एक और फार्मूला है कि अगर आप एक दूसरे फार्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना चाहते हैं और जो है उसका वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल ये करोगे कि आप एक्स साइज का स्क्वायर कर लेना है। एक्स साइज का सारी का वैल्यू का स्क्वायर किया, क्या बनना है? 342624। ठीक है, तो अब उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला हमारे पास होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसी तरह समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ये कितना बनना है? 3424। और इसी तरह दूसरा जो बनना है हमारे पास है वो 170। ठीक है, तो 170 को आप डिवाइड करोगे 10 के साथ और इसी तरह दूसरी वैल्यू को 10 के साथ डिवाइड करोगे तो उसको आप कैलकुलेट करने के बाद वो उसका आंसर भी जो होगा वो 53.4 आएगा। आप इस फार्मूले में ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ऊपर वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो आपको फिजिबल लगे उससे आपने मीन डेविएशन फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? समझ आ रही है बच्चे? यस सर। इसके बाद बच्चे हमारे पास है कि कैलकुलेट आपने करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम दी फॉलोइंग मार्क्स। इसमें फॉलोइंग मार्क्स में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले ये हमारे पास डिफरेंट मार्क्स गिवन है, तो इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करते हैं। एक्साइज वैल्यूज हमारे पास ये है। मीन निकालिए सबसे पहले। मीन जो है वो हमारे पास आया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज जो आ गई एक्साइज वो 360 आ गई और 9 पे डिवाइड किया तो 40 आ गया। ठीक है, अब 40 को ईच वैल्यू के साथ टाइप किया तो हमारे पास इसका फर्स्ट जो है मूवमेंट डेविएशन आया वो 0। देन आपने उसका स्क्वायर कर लेना है ईच वैल्यू का फर्स्ट मूवमेंट का, तो उसका सम जो है वो 232 आ गया। ठीक है, ये इधर तक। ये जो है ना एक्स्ट्रा है, मतलब अगर आप दूसरा फार्मूला यूज करना चाह रहे हो, अगर आप एक ही फार्मूले से सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है कि अब आपने इसकी वैल्यू को सम किया तो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? एक्स आई माइनस एक्स बार जो है उसका होल स्क्वायर ले तो किसके इक्वल आता है?
232 के इक्वल आता है, इसका सम किया तो ठीक है। तो 9 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चे ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। अगर दूसरा फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर जो है वो है 14,632 के 9 पे डिवाइड करो, सिंपल दूसरी वैल्यू को मीन के साथ जो है ना उसका मीन का स्क्वायर ले लो, उसमें से सबट्रैक्ट करो, देन उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा दोनों फार्मूला से, ठीक है। कोई मुश्किल हो तो पूछ लें। अभी कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट। सर अभी जो आपने सवाल करवाया है दोनों, इसमें से सर दोनों ही सैंपल नहीं थे सर? हाँ जी, दोनों ही सैंपल। तो सर फिर आपने एक में म्यू लिया और एक में एक्स का लिया और उसमें जब हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये देखो मीन ही हमने फाइंड किया, वो देखो जिसमें हमने पॉपुलेशन उसने कहा ना, देखिए ये पॉपुलेशन में हमारे पास वो कहता है कि टोटल हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे जो हमारे पास डाटा की कलेक्शन हुई है वो हमारे पास वो कहता है कि एक हमने ऑब्जर्वेशन की तो उससे आंसर हमारे पास 7 आया, एक ऑब्जर्वेशन की वो हमारे पास 8 आया। देखो जब आप पॉपुलेशन में और जो है ना सैंपल में डिफरेंस करते हो ना, तो इसमें सिंपल ये कहते हैं कि हमारे पास 10 क्लासेस हैं और 10 क्लास में हमने एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया कि उसके 7 मार्क्स आए, एक दूसरी क्लास है तो उसमें से हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो वो हमारे पास कितने आए, उसके 8 मार्क्स आए, नदर एक दूसरी क्लास एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो उसके 10 मार्क्स आए। अब हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासेस थी, ठीक है, वो डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासेस जो होगी वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो उसका भी मीन हम किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और सर ये वैसे ग्रुप होगा, ग्रुप ही होगा ना ये? नहीं, ये अनग्रुप डाटा होता है, ग्रुप डाटा के लिए अलग होता है। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ना, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो वो ग्रुप डाटा में चेंज होगा, ठीक है। जब हम कहें ना कि अगर आपको अनग्रुप डाटा है तो उसको ग्रुप डाटा में चेंज करो, ठीक है, तो फिर आप उस एक स्पेसिफिक इंटरवल बनाते हो, जैसे कि आपने लास्ट असाइनमेंट में देखा कि आप स्पेसिफिक इंटरवल बनाया और इंटरवल बनाने के बाद उसमें देखा कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके बिटवीन इंटरवल में आ रही है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा डाटा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सिंपल सा डाटा है, उसको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। सर वैसे ये हमें गिवन होगा कि ये सैंपल डाटा के लिए करना है या पॉपुलेशन डाटा के लिए करना है? ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। अब ये देखो उसने क्वेश्चन तो उसने पॉपुलेशन का बताया था, तो देन उसने सॉल्व किया। अच्छा जी, ऊपर वाला क्वेश्चन ये है कि उसको उसने क्या किया है कि अब उन्हीं क्वेश्चन को हमने ग्रुप डाटा में सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया, किसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस दोनों का एक्स साइज वैल्यू निकालनी होगी तो किस तरह निकालेंगे, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, एक्स साइज वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसी फार्मूले को अप्लाई करके हमने ग्रुप डाटा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी देखिए एक्स साइज वैल्यूज हमारे पास उसी डाटा में, उसका डाटा का आपने क्या किया कि लास्ट जो हमने एग्जांपल की थी ग्रुप डाटा की, तो उसका हमने मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट लेने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो आपने एफ साइज वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स साइज वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो देन आपने उसका सम किया, वो 7350 आ गया, ये हमने ऑलरेडी किया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है हमें क्या चाहिए होता है कि हमें एक्स आइज का स्क्वायर चाहिए होता है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक्स आइज का स्क्वायर निकालना है, ठीक है।
एक्सरसाइज का स्क्वायर निकालेंगे ईच वैल्यू का, ठीक है, और उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइज का स्क्वायर किया, देन उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज आई, उसको हमने सम कर दिया, ठीक है बच्चे। अब इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और इसका हमने जो है ना वेरिएंस निकालना है। तो समेशन ऑफ f इंटू एक्स आई जो है वो हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है 97335, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट की, अगेन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इसमें 60 है, तो उसको के साथ उसको क्या कर देना है, स्क्वायर करने के बाद सबट्रैक्ट कर देना है। मीन उसका निकाला और उसके बाद उसका स्क्वायर किया मीन का, उसको सबट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आंसर आया 1216, ठीक है। और 1216 का आपने स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 34.87 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है किसकी, ग्रुप डाटा की, ठीक है, जिसमें हमने क्या करते हैं कि अलोंग आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और उसका वेरिएंस निकालना है। समझ आइए बच्चे? सर यहाँ पर तो ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो आपने 60 लिखा हुआ। कैसे 7 है? ये फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है सर, ये फ्रीक्वेंसी सारे जो को ऐड किया हुआ है ना। हाँ जी, ये तो वहाँ ये पर सारी ना नहीं नीचे तो बच्चे नंबर हमारे ऑफ पास, ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। हाँ जी ये देखिए ना, इधर बात सुने, ये एक्सरसाइज वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की क्या होता है कि एवरेज होती है, ये एवरेज हमारे पास एक्सरसाइज वैल्यूज आ गई। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होती है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो है उस इंटरवल में, ठीक है, जो 65 से लेके 74 तक था, ठीक है, उस इंटरवल में जो उसका 84 तक था, ठीक है, उस इंटरवल का मिड पॉइंट जो आया वो हमारे पास 74.5 आया, ठीक है। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी वो हमारे पास 9 थी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी एज इट इज, और देन आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको पूरा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ओके सर, थैंक यू। तो इसमें हमारे पास ये होता है। अच्छा जी, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। आ रहा है सबको? यस सर। जी हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैलकुलेट क्यों करते हैं कि हमारे पास गिवन सेट ऑफ डाटा होता है जिसमें हम डाटा की क्या करते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि स्पेशल फॉर्म ऑफ एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन, के हमारे पास एवरेज जो होती है वो स्पेशल फॉर्म होती है। फिर इसमें जो हम वैल्यूज स्क्वायर रूट की वैल्यूज लेते हैं वो अर्थमेटिक मीन जो होता है, ठीक है, वो ऑलवेज पॉजिटिव इसमें वैल्यूज होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इसके पॉइंट्स हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए डिफरेंट होती है, ग्रुप डाटा के लिए डिफरेंट होती है। आप उसको n-1 भी लिख सकते हैं और उसको n भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप उसमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं। पहले फाइंड हैं मीन, फिर उसके बाद कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस बिटवीन ईच स्कोर एंड द मीन, ठीक है। ईच स्कोर के साथ आप उसको करते हो, फिर स्क्वायर का आप स्क्वायर ले लेते हो किसका, डिफरेंस का बिटवीन ईच स्क्वायर एंड द मीन के साथ। इसको ग्रुप डाटा के लिए सॉल्व भी करते हैं और ग्रुप डाटा के लिए भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जी ये हमारे पास कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब ये देखो, बताओ जरा कि ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का सम किसके इक्वल आया, 210 के। ठीक है। और ये भी हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, इसका सम किसके इक्वल आया, 210। अभी देखो इन दोनों का डाटा में डिस्पर्शन हो रही है, इसका मीन जो है दोनों का सेम है, दोनों का मीन जो है वो क्या है, सेम है। अब हमने इन डाटा में डिस्पर्शन देखनी है कि एक डाटा की दूसरे डाटा में डिस्पर्शन कैसे हो रही है, ठीक है। इसका एनालिसिस करते हैं क्योंकि दोनों का मीन तो बच्चे सेम है, ठीक है। अब डिस्पर्शन हम जब देखते हैं तो इन दोनों का डाटा के एनालिसिस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जब इसका हमने मीन निकाला, ठीक है, तो मीन इसका आया 35। क्या आया इसका मीन, टोटल वैल्यूज को ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया, ठीक है, तो वो 35 आता है। 35 में से माइनस करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 का स्क्वायर भी लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा,
जीरो ही होगा। 0 ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये डाटा, इसमें हमारे पास हमने इसका मीन देखना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इसका मीन जो है, इन सारी वैल्यूज को ऐड करो और कोई बच्चा मुझे बताए कि इस डाटा का मीन क्या होगा। हाँ जी, क्या आता है? 210 को डिवाइड करो किस पे? टोटल वैल्यूज कितनी है? 6 है। 6 पे डिवाइड करो, 6 क्या होता है? 6 सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना? 35 ही, सही है। 73 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 बनता है। 11 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -24, और इस तरह वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे ना, फर्स्ट जो मूवमेंट आएगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। अब ये देखो, ये वैल्यूज को सम करो, ये 0 बनना है? बताओ, कोई बच्चा करे इन वैल्यूज को। 38 -24 -14 -20 -8, बताइए। यस सर, जीरो ही बन रहा है। हाँ जी, तो 0 बनना है ना। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने, क्योंकि हम जब भी डेविएशन देखते हैं तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज को निग्लेक्ट करते हैं और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसके बाद हमारे पास 2 6 और 8 0 आ गया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0 को आपने डिवाइड करोगे किसके साथ? 6 - 1 के साथ, तो उसका आंसर 0 के इक्वल ही आ रहा है। लेकिन दूसरी की वैल्यू फाइंड की तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल आ रहा है? 23.15 के। क्लियर है? यस सर। इसमें जो स्टैंडर्ड sir. डेविएशन आ रहा है वो हमारे पास 0 है। इसमें जो डिस्पर्शन हो रही है डाटा में 0 है। अब ये देखो क्यों डिस्पर्शन 0 हो रही है, क्योंकि अभी देखो ये भी 35 है, ये भी 35 है, कोई भी वैल्यू डिस्पर्स नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जो सेकंड हमने फाइंड किया तो उसमें हमारे पास डिस्पर्शन है डाटा में, ठीक है, लेकिन उनका सम जो है, मीन जो है वो सेम है। तो उसमें डिस्पर्शन कितनी है? 23.15। 73.15। इस तरह हम डाटा में क्या कर सकते हैं? डिस्पर्स वैल्यू को चेक कर सकते हैं। कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डाटा का हमने डिस्पर्शन देखनी है अलोंग डिफरेंट टाइप्स। तो अभी देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है ग्रुप डाटा के लिए। अब हमने इस डाटा का एनालिसिस करना है, इसमें देखना है कि हमारे पास इसका अलोंग मीन, मीडियन, ठीक है। आप क्या करोगे कि आप इसका एनालिसिस करोगे, ठीक है। एक ही हमारे पास स्लाइड में आपने मीन के साथ भी कर लेंगे, आप इसको मीडियन के साथ भी कर लोगे। अच्छा जी, ये क्लास लिमिट हमारे पास गिवन है, डिफरेंट क्लास लिमिट्स हैं ये, ठीक है। इसने बैकवर्ड से स्टार्ट किया। 12 से 13 जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 5 है। 14 से 15 जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। इसमें 16 से 17 की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। अब इन सब का मिड पॉइंट एक्साइज 28.5, ये डिफरेंट एक्साइज आ गए, ठीक है। अब जी, जो हमारे पास एक्स साइज को हमने क्या करना होता है? फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 28.5 को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 114, ठीक है, पॉइंट। इसी तरह ईच वैल्यू को, ईच मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने फ्रीक्वेंसी के साथ। अब इसका हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है? हाँ जी बताइए। 100 है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है? 2014। हाँ जी, अब जब आप इसका मीन निकालोगे तो मीन इसका किसके इक्वल होगा? जब आप 2014 को डिवाइड करो किस पे? 100 पे, तो आंसर किसके? 20.14, ठीक है। तो ईच के लिए हमारे पास उसका जो है किसके इक्वल आया? 20.14, ठीक है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करते हैं कि जो मिड पॉइंट होता है बच्चे हमारे पास वो एक्स साइज वैल्यूज होती है। तो अब आपने एक्स साइज वैल्यू में से मीन को क्या कर देना है? सबट्रैक्ट कर देना है। तो सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट, इसको सम करोगे तो ये 0 के इक्वलेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट जो होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है? मीन का 0 के इक्वल, ठीक है। तो ईच वैल्यू को किया तो ये हमारे पास आ गया। फिर आपने उसका स्क्वायर किया, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद आपने उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी क्योंकि गिवन थी, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया और उसका आपने सम कर दिया, तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। अब जी सम हमारे, जी बच्चे सर ये प्लीज जरा ये 20.14 बता दें जरा, ये दोबारा कैसे है? वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। 20.14 हमारे पास सम ऑफ
फ्रीक्वेंसी इनटू, ठीक है, मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई और उसको सम किया, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 2014, ठीक है, और 2014 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20.14, ठीक है। अच्छा जी, देन हमने क्या करना है कि मिड पॉइंट को माइनस कर देना है किसके साथ, मीन के साथ, उसका स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू फार्मूले में पुट कर दोगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे, 100 में से आपने माइनस कर देना 1 को, ठीक है, आप इसको n भी लिख सकते हो, -1 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, तो उसके बाद आपने स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 पॉइंट कितना आ गया 20, फिर इसमें इतना डाटा डिस्पर्शन हो रही है। इतना हम कह सकते हैं किसी भी डाटा में ये इसकी जनरल जो है इफेक्टिवनेस है कि इसमें वेरिएंस हम देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह देखते हैं। अनग्रुप का डाटा का भी हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, वेरिएंस के लिए ये हमारे पास ऐड कर लें। अच्छा जी, एक अब थोड़ा इनको भी ऐड करते हैं, चलिए हो गया। ऐसा नहीं आया, ऐसा सत्ती आज क्लास में आपका सिया सोनिया, सर वो उधर यूनिवर्सिटी गया हुआ है। अच्छा, जीआर कौन है? मैं अमान नादिर, आपने मुझे पता क्या करना है सर। मैं आपके पास लैपटॉप है? नो सर। अच्छा चलें ठीक है, आपको एक काम कहना था, अगर आप लैपटॉप नहीं है तो फिर नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए क्वेश्चन है। अनग्रुप डाटा के लिए जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ऑलरेडी आपको समझ आ जाएगी कि अनग्रुप डाटा में किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है कि इन डाटा की वैल्यूज को देखना है। एक मतलब जब आप एक क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा था कि जब हमारे पास ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए किस तरह सॉल्व करते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो और मैंने स्लाइड्स भी अपलोड की हुई है उसकी। और सर ये मैं बताए होगा इसको मीन के लिहाज से करना है मीडियन के लिहाज से? हाँ जी, और मीडियन के लिहाज से वो बोलेगा कि आप मीन के लिहाज से करिए, मीडियन के लिहाज से करिए, ठीक है। तो उसमें आपको वो मैं आपसे पूछूंगा कि मीडियन पहले निकालो, देन उसको जो है ना मीन डेविएशन फाइंड करें, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। अच्छा जी, जो हमारे पास डेविएशन होती है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप की डेविएशन होती है। अब मीन क्या लॉन्ग होती है, अभी बच्चे ने बताया मीडियन क्या लॉन्ग होती है। इन डेविएशन को हमने चेक करना है कि वो किस तरह डिस्पर्शन हो रही है डाटा में। अच्छा जी, ये देखिए कि हमारे पास डिफरेंट जो है एक्स क्लास है और वाई क्लास है। ये हमने क्या करना है कि इस मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी देखनी है, हम डाटा के डिस्पर्शन देखें, ठीक है। डाटा की डिस्पर्शन देखते हैं तो हम इसमें डाटा की रेंज देखते हैं, इसकी इंटरकोटाइल देखते हैं, इसकी सेमी कोटाइल रेंज देखते हैं, इसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं। ये चीजें हमने इसमें फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा सोल्यूशन कितना कंसिस्टेंट है, कौन सा कितना कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास रेंज जो होता है, कोई भी डाटा को आपने चेक करना होता है तो ये देखो, ये सिंपल डाटा है तो इसमें आपने चेक करोगे मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करोगे। ये आपने ऑलरेडी मैंने चीजें करवाई है, एक मतलब स्लाइड को देखोगे ना आपको ये सारी की सारी चीजें समझ, ठीक है। क्वार्टाइल आपको निकालना आता है, क्वार्टाइल किस तरह फाइंड करते हैं बताएं। हाँ जी जी। क्वार्टाइल सर, पहला क्वार्टाइल 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय n एग्जैक्टली। उसमें से भी सकते हो, से भी निकाल सकते हो जो ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n+1/4, ठीक है ना। 2 × n+1/4 या जेथ आपको बताया था, या 3n+1/4, ठीक है।
जो आपको फिजिबल लगता है वो उससे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, ये हमारे पास डिफरेंट मीन डेविएशन के क्वेश्चन मतलब टाइप के वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको आपने एनालिसिस करना है। अभी देखो ये ग्रुप डाटा के लिए सॉल्व किया गया है क्वेश्चन, ये हमारे पास एक्स ये है और एक्स डेज में पेशेंट जो है वो डिफरेंट ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। तो अब हमने इनका एनालिसिस करेंगे हर एक पेशेंट के लिए, ठीक है। तो हर एक पेशेंट का एनालिसिस करने के लिए हमें उसका मीन चाहिए होगा, मीन में से माइनस करेंगे वैल्यूज, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने वैल्यूज को क्या करना है कि एनालिसिस करना है, उनके ऑर्डर वाइज को चेक करना है, ये चीजें हैं, ठीक है। इसको स्लाइड को एक मरतबा पढ़ेंगे आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसी तरह जब हमने इसी की डिस्कशन जो है, एक छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन हमें इसका जो है ना देख लेते हैं। और अच्छा जी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जो हमने लर्निंग करी, वो अभी हमने जो चीजें लर्न की, वो कौन कौन सी चीज लर्न की? अभी हमने क्या निकालना सीखा? वेरिएंस निकालना सीखा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का कोई फार्मूला बताए अलोंग मीन। हाँ जी बताए। समेशन ऑफ एक्स आइज माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला होता है, और इसी तरह उसी का फार्मूला का स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। अब हमने जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखते हैं, वो हम वेरिएशन जो डाटा में होती है, सबसे पहले हम उस डाटा की रेंज देखते हैं, फिर हम उसकी इंटरकोटाइल रेंज देखते हैं। इंटरकोटाइल रेंज होती है Q3 में से माइनस करते हैं किसको? Q1 को। फिर उसका वेरिएंस देखते हैं, वेरिएंस टू टाइप का होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस होता है और सैंपल वेरिएंस होता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन टू टाइप, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और उसके बाद हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस आते हैं। अच्छा जी, वेरिएशन हमारे पास डाटा की कोई भी डाटा में जो स्प्रेडनेस हो रही होती है, वो टू टाइप की स्प्रेडनेस हो रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई भी डाटा को मेजर करते हो, ठीक है, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि उसमें कुछ डाटा में हमारे पास वेरिएशन ऐसी होती है कि वो डाटा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जब वैल्यू बहुत ज्यादा सेट कर जाए, बहुत ज्यादा बिग वैल्यू हो जाए, तो वो हमारे पास उसमें वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसमें जब वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा बढ़ेगा तो वो पीक वैल्यू, मतलब वो जो होगी उसकी कह लें कि सिमेट्रिक पोजीशन जो है वो पीक वैल्यू को वो अटेन करेगी, ठीक है। तो इसी तरह आप उनको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब ये देखिए कि वेरिएंस जो होता है वो इंट्रोड्यूस करवाया था आर ए फिशर्स ने, और इसे एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल थ्योरी, तो उसका फार्मूला जो है अभी देख लें कि वेरिएंस में हमारे पास सिंपल पॉपुलेशन का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास एक्स आइज माइनस म्यू, ठीक है। म्यू भी हमारे पास क्या होता है? मीन ही होता है, ठीक है। और एक्स बार जो होता है वो भी हमारे पास मीन ही होगा, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, ठीक है। तो जब हमने हमारे पास सिंपल मीन होगा, वेरिएंस होगा, तो वो हमने क्या करना है कि एक्स आइज माइनस म्यू का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसी तरह सैंपल के लिए और उसका आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोई एक बच्चा इस क्वेश्चन को जो है ना इलिस्ट्रेट करे। चलो ईमान नादिर, आप इसको इलिस्ट्रेट करो, बताओ कि ये क्या है। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है, ठीक है। ईमान अपना माइक ओपन करो। सर अमन है। अमन, अच्छा अमन, जरा आप बताइए कि ये हमारे पास, ये देखो एक्स साइज डाटा है, और इस डाटा का आपने क्या फाइंड किया अमन? मीन फाइंड कर लिया, या यस सर। और टोटल नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कितनी है इसमें? सर 8।
जब आपने इस डाटा को कैलकुलेट करना होगा तो इस डाटा की कैलकुलेशन आपने किस तरह करनी है कि 10 में से माइनस क्या करेंगे हम, पहले हम मीन को माइनस करेंगे, देन उसका स्क्वायर रूट लेंगे, देन जो आंसर आएगा उसे डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो उससे हमारे पास जो आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा किसका, सैंपल का। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या किया कि किसी भी डाटा का एनालिसिस करते हैं तो उसको इस वे में से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है, यस सर। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डाटा का आपने जब भी हमारे पास सिंपल रॉ डाटा होगा तो उसमें आपने उसका मीन निकाल लेंगे। मीन निकाल, जी जी सर ये जो मीन डेविएशन में कहीं पे n-1 आ रहा है और कहीं पे n आ रहा है सर, ये हाँ इसका क्या समझ नहीं इसकी। अच्छा जी, सैंपल के लिए करते हैं ना, सैंपल के लिए आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n भी ले सकते हो, ठीक है, और या n-1 भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसका। ठीक है, n भी ले सकते हो और n-1 भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। देखो फार्मूला हमारे पास सर n जो होगा वो तो उसके लिए आएगा ना, पॉपुलेशन डाटा के लिए आएगा। n जो होगा वो हमारे पास पॉपुलेशन डाटा के लिए होता है, होल पॉपुलेशन डाटा के लिए। ठीक है, तो उसमें भी हम जब करते हैं, जब डिफरेंट क्वेश्चन हम करते हैं तो वो कहता है कि वेरिएंस को अटेन करने के लिए, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को अटेन करने के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस में कुछ जो है ना स्टैटिस्टिकल थ्योरी जो यूज करते हैं वो n-1 लेते हैं और कुछ जो है वो n लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ हमारे पास जो एक्यूरेसी होती है वो दोनों की सेम होती है। ठीक है, यस सर। हाँ जी, n भी ले सकते हैं, n-1 ले सकते हैं। अभी देखें, थैंक यू सर। अपन ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है डाटा ए, डाटा बी और डी। अब बताएं इन तीनों का मीन कितना है? सर 15.5। 15.5। मीन की डेफिनेशन बताएं आप, बच्चों को क्लियर करें कि मीन की डेफिनेशन क्या होती है। सर टोटल उनको सब प्लस करते हैं जो इतने वैल्यूज होती हैं, डिवाइडेड बाय नंबर टर्म्स कर देते हैं, लाइक ये सारे को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे इसे। एग्जैक्टली। अभी देखिए कि जब हमारे पास डाटा ए में जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, 11, 12, जहां पे बॉल पड़े हुए वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, वो क्या है, 11, 12, 13, इसी तरह अप्रोक्सीमेटली जो है ना 17 पे 2। अब हमने इसको सम किया, सम करने के बाद हमने इसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारे पास 15.5 आया। इनको ऐड किया तो हमारे पास तब भी हमारे पास 15.5 आया। इनमें हम फाइंड किया तो 15.5। अब हमने इस डाटा की ऑब्जर्वेशन करनी कि इसमें वेरिएशंस कितनी आ रही हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखो, ये डाटा किस तरह स्प्रेड हुआ है। ठीक है, डिस्पर्शन हुई है इस डाटा की। ठीक है, तो इन सब का मीन सेम है। अब हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन जो होंगे इनके डिफरेंट होंगे। कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल इस वे से। ठीक है, इस वजह से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, 3.336। ठीक है, 8। तो इसी तरह इसमें हमारे पास जो स्प्रेडनेस आया वो कितना आया, 0.9258, और दूसरे में जो हमारे पास जो डिस्पर्शन आई या वेरिएंस आया वो कितना आया, 4.57। इससे हम ये एनालिसिस निकाल सकते हैं कि डाटा बी है, ठीक है, उसमें डिस्पर्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम। ठीक है, और डाटा जो सी है उसमें डिस्पर्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। और कितनी डिस्पर्शन है उसमें हमने एनालिसिस किया कि उसमें डिस्पर्शन जो है वो 4.56 है। ठीक है, लेकिन उनका मीन जो है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि उसमें हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा किस तरह डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, उसको एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। क्लियर है बच्चे, सबको क्लियर है? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन इस साइड में? अल्लाह, आपका कोई क्वेश्चन? उजैर आपका? ग्राफिकल शेप से बनी हुई है, जो मैं वो ग्राफिकल सारी वो दोबारा डिस्क्राइब करता हूँ। हाँ जी, इस स्लाइड में इस जो अभी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वाले पोर्शन में कोई मसला? सर स्लाइड ही नहीं आ रही है। जी जी, ये लें जी, अब शो हो जाती है। क्लियर है सबको? यस। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, वेरिएंस का जब हम ग्रुप डाटा करते हैं तो
ठीक है। वेरिएंस में हम क्या जब मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ उसको डिवाइड कर दोगे तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप डाटा में जब हमारे पास होगा तो उसमें हमने क्या करना है और उसका करना है होल स्क्वायर फ्रीक्वेंसी, और इसी को आप इतना वेरिएंस का मतलब फार्मूला माइनस जो अभी आपको मैंने बताया समीशन ऑफ एफ टू एक्स स्क्वायर इन समीशन ऑफ एफ माइनस जो होगा वो आपने उसके मीन के साथ मीन का स्क्वायर करो, ये डेफिनेशन है किसकी, मीन की, और मीन का स्क्वायर करोगे और माइनस कर दोगे किसके साथ, पहली वाली वैल्यू के साथ। इधर स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसका रूट ले लोगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा उसी फार्मूले का, ठीक है। डालना होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कि हमारे पास डिफरेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं, उसमें हमारे पास किस तरह डाटा में वेरिएशन होती है, उसकी वेरिएशन का हमने एनालिसिस करना है कि वो किस तरह डाटा जो है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो है ना वो वेरिएट कर रहा है। अभी देखिए कि जब अगर आपने निकाले सिग्मा रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, और ये मीन रिप्रेजेंट करता है, म्यू रिप्रेजेंट करता है हमारे पास मीन ऑफ पॉपुलेशन, और इसी तरह एस स्मॉल एस रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, और इसी तरह एक्स बार रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ अ सैंपल। अपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब आपने फाइंड करना होता है तो उसमें आप ये करते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर द रिलेटिव वेरिएशंस उसमें देखते हैं, ऑलवेज इन परसेंटेज आप उसमें लेते हो, शोज वेरिएशन रिलेटिव टू मीन, तो मीन के अकॉर्डिंगली आपने वेरिएशन देखनी होती है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर सेट्स, तो आप टू और मोर सेट्स को कंपेयर करने के लिए, को मेजर करने के लिए यूनिट्स में, ठीक है, तो वो हम उसको मेजर करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास कंपैरिजन करना है हमने वेरिएशन में। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास अगर किसी चीज का गिवन हो, ठीक है, और उस डाटा में वेरिएशन हमने देखी कितनी वेरिएशन हो रही है परसेंटेज के मुताबिक। अब अच्छा जी, एवरेज प्राइस लास्ट ईयर जो है वो एक प्रोडक्ट की जो है आई है वो हमारे पास 50, एवरेज जहां पे आता है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका वो हमारे पास 5 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 5 को डिवाइड करेंगे 50 पे और मल्टीप्लाई 100%, तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास 10% आ गया, 10%। तो इसी तरह स्टॉक बी के लिए देखेंगे तो वो हमारे पास फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो है ना वो किसी भी एवरेज सेल हुई है उस प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट की वो $100 है, ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो $5 है। तो जब आपने उसका एनालिसिस किया तो उसमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आई वो हमारे पास आई 5%, ठीक है। तो इतना हम कर सकते हैं कि डिफरेंट स्टॉक्स में डिफरेंट डेटा का एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, हमारे पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो और मीन गिवन हो तो हम डाटा को कंपैरिजन करके उन डाटा की स्टॉक को चेक कर सकते हैं कि मोस्ट डाटा कौन सा डेटा। अभी देखो कहता है बोथ स्टॉक्स हैव द सेम स्टैंडर्ड, देखो दोनों के सेम स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, बट स्टॉक बी हैज लेस वेरिएबल रिलेटिव टू इट्स प्राइस। तो जो हमारे पास इसमें जो इसकी प्राइस है, ठीक है, वो लेस हमारे पास है रिलेटिव है पहले वाली से। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे पास जो जिसमें हमारे पास एवरेज जिस चीज की अच्छी आई है, ठीक है, उसमें हमारे पास उस चीज की, ठीक है, रिलेटिव जो है वेरिएबल मतलब उसकी प्राइस जो है वो 5% लेस है एज कम्पेयर टू हमारे पास जिसकी प्राइस जो है वो जो आई है $50, ठीक है। तो हम डाटा का क्या करते हैं एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर है सर? जो प्राइस कम होगी वो ज्यादा है? हाँ जी, जो जिसकी प्राइस कम होगी उसका जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा, ठीक है, और जिसकी प्राइस ज्यादा होगी और जिसकी जो है ना एवरेज ज्यादा होगी, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो कम होगा। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी, मूवमेंट जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स अबाउट मीन ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट जीरो, मूवमेंट अबाउट रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, उनको हम एनालिसिस करना होता है मेजर ऑफ डिवर्शन के लिए, ठीक है। तो मूवमेंट्स जो है ना हमारे पास
First of all, in a statistics, movements are certain constant values in a given distribution, which help us to ascertain the nature and the form of the distribution. ठीक है? A movement design the power to which deviation are raised before averaging them. ठीक है? तो हमारे पास कोई भी मूवमेंट हम फाइंड करते हैं तो किसी चीज में हमारे पास अगर एवरेज सेम आ जाती है, ठीक है, किसी भी डाटा में, तो हम क्या करते हैं कि हम उस का ना अलोंग डिफरेंट मूवमेंट्स फाइंड कर लेते हैं, उस डाटा का एनालिसिस करते हैं। जब उस डाटा का एनालिसिस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें, जैसे कि हमारे पास है कि अगर कोई भी किसी भी डाटा का आपने चेक करनी है, ठीक है, तो आप उसके क्या करते हो कि आप उसका मीन फाइंड कर लेते हो। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट जो होता है बच्चे वो हमारे पास मीन के इक्वल होता है, मेजर ऑफ लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है वो। सेकंड जो मूवमेंट होता है वो अगर आपने आई माइनस जो कर इसके साथ एक्स बार के साथ और उसका स्केयर ले लिया, तो ये हमारे पास अगर जो है ना वो हम कोई वैल्यू का स्केयर कर लें, ठीक है, उसके अलोंग आपने डाटा का एनालिसिस करना है, तो वो हमारे पास क्या होता है सेकंड मूवमेंट आ जाता है। उसमें जो पोजीशन बनती है इस डाटा में, अब ये देखो ये सिमेट्रिक पोजीशन बन रही है, हाफ डिस्ट्रीब्यूट डाटा जो हो रहा है लेफ्ट साइड पे हो रहा है और यहाँ पे हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है राइट साइड पे। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ अ डाटा जो है हाफ लेफ्ट साइड पे हो और हाफ जो हो वो राइट साइड पे हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसमें डिस्पर्शन चेक कर सकते हैं उस डाटा की। ठीक है, तो अभी देखिए, तो इस तरह की जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक पोजीशन को शो करता है। इसी है तो इनकी डिस्पर्शन क्यों चेक करनी है? हाँ जी, डिस्पर्शन को चेक करना नहीं, जब ये सेम है लाइक हाफ उधर है हाफ इधर है तो उसकी डिस्पर्शन क्यों चेक करेंगे? डिस्पर्शन हम इस वजह से चेक करेंगे कि हमारे पास इसमें डाटा जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड की तरफ तो नहीं है, डाटा जो है राइट पे तो नहीं लाई कर रहा, पॉजिटिव वैल्यूज तो नहीं है उसकी सारी, स्कीवनेस, फिर उसकी लेफ्ट साइड पे तो नहीं उसकी स्कीवनेस है, तो हमने डाटा में वेरिएशन देखनी है कि किस तरह पॉजिटिव वैल्यू की तरफ तो वेरिएट नहीं कर रहा, नेगेटिव की तरफ तो नहीं वेरिएट कर रहा। इसमें हम तो इस तरह ये फाइंड करते हैं डिफरेंट डाटा का। yes. अच्छा जी, जो थर्ड हमारे पास होती है स्कीवनेस होती है। अब ये देखो स्कीवनेस शो करता है हमारे पास सिमेट्री पोजीशन को। सिमेट्री पोजीशन जो होती है हमारे पास, अगर ये लेफ्ट साइड पे डाटा जो है इसकी जो है एक टेल जो है लेफ्ट साइड पे जो है वो अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड को, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी कि ऐसी पोजीशन जो होती है वो सिमेट्री पोजीशन को इंडिकेट करती है और सिमेट्री पोजीशन जो होती है वो हमारे पास क्या होगी, स्कीवनेस होगी। इसी तरह जब आपने उसका फोर्थ मूवमेंट निकालेंगे तो वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, पीकनेस को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें उसको बोलते हैं कर्टोसिस ऑफ द पीकनेस। अब इसके फार्मूलाज क्या हैं कि इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, डिफरेंट जो है ना मीन को, मीडियन को, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, सेकंड मूवमेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, उसमें डिस्पर्शन हम किस तरह चेक करेंगे। अच्छा जी, ये क्या होता है कि इन मीन मूवमेंट द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो डेविएशन हमेशा जो होती है वो मीन के अलोंग टेकन की जाती है। फिर उसके बाद है फर्स्ट मूवमेंट, द फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट जो होता है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक्स आइज माइनस म्यू को। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने यहाँ पे एक्स आइज माइनस म्यू का होल स्क्वायर ले लिया तो सेकंड मूवमेंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप क्यूब ले लोगे तो यहाँ पे थर्ड मूवमेंट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे फोर्थ पावर ले लोगे तो फोर्थ मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सैंपल है तो एक्स आइज माइनस एक्स करेंगे तो इसकी पावर 1 है तो फर्स्ट मूवमेंट है, अगर इसकी पावर 2 है तो वो सेकंड मूवमेंट, अगर इसकी पावर 3 है तो वो थर्ड मूवमेंट, 4 है तो फोर्थ मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसी तरह अगर हमारे पास अगर इनको जर्नल वे में लिखें तो एक्स आइज माइनस म्यू की पावर अगर आर हो, आर की वैल्यू जो है वो वेरिएशन में हो, ठीक है, आर्थ वैल्यू 1 होगा आर की वैल्यू तो फर्स्ट मूवमेंट होगा, अगर सेकंड होगा आर की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड मूवमेंट होगा, थर्ड होगी तो थर्ड मूवमेंट, 4 होगा तो फोर्थ मूवमेंट। इसी तरह पॉपुलेशन के लिए करेंगे, सैंपल के लिए करेंगे। ग्रुप डाटा में अगर आपने देखना है तो ग्रुप डाटा में भी हमारे पास अब अगर आपने मूवमेंट फाइंड करनी है, ठीक है, वो कहेगा कि आप इसकी फर्स्ट मूवमेंट फाइंड करो, सेकंड मूवमेंट फाइंड करो। ठीक है, तो फर्स्ट मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट आपने किसी भी ग्रुप डाटा के निकालनी है तो वो समेशन ऑफ एफ इनटू एक्स आइज माइनस म्यू और होल पावर आर। ठीक है, आर की वैल्यू जो होगी वो वेरिएशन, अगर आपने फर्स्ट मूवमेंट निकालनी हो तो सेकंड निकालनी हो 2, थर्ड निकालनी हुई तो वहां पे क्यूब आ जाएगा, फोर्थ निकालनी हुई तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ उसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह मूवमेंट्स अबाउट आप फाइंड कर सकते हो, मीडियन भी निकाल सकते हैं, ओरिजिन भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
ना हमारे पास क्या होगा, कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेंगे, कहते हैं इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम आर्बिट्रेरी नंबर, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर से अगर आपको टेक, देन द मूवमेंट आर कॉल्ड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन। तो आर्बिट्रेरी ओरिजिन जो होगा वो हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। डिस्पर्शन ऑफ अ डाटा जो है फॉर एग्जांपल 32 है, 36 है, 37 है, 40 है, 46 है, तो इसमें हम एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेंगे a इज इक्वल टू 36। तो उसके अलावा आपने मूवमेंट देखनी है कि कितनी वेरिएशन हो रही है, ठीक है। तो वो वेरिएशन हम क्या कर सकते हैं कि उसको आर्बिट्रेरी नंबर से, अगर फर्स्ट मूवमेंट निकालनी हुई तो R1 लिखे, अगर R2 थर्ड निकालनी तो R3, ठीक है। इसी तरह आपने ग्रुप डाटा के लिए देखेंगे, ये आपने फार्मूले याद रखें। इस तरह अगर आपने जीरो मूवमेंट करना है तो ए तो जीरो हो जाएगा। तो अबाउट ओरिजिन आपने डाटा को चेक करना है, ओरिजिन पे हमेशा जो है आर्बिट्रेरी नंबर जीरो होता है, ठीक है। तो जब आपने उस डाटा का एनालिसिस करना होगा तो वो हमारे पास समेशन ऑफ एक्साइज की पावर आर हो जाएगी। आर की वैल्यू अगर फर्स्ट मूवमेंट 1, सेकंड 2, थर्ड और इस तरह 4। अब मूवमेंट रेशियो जो है वो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, मूवमेंट रेशियो हम क्या करते हैं कि किस लिए हम यूज करते हैं, किस तरह फाइंड आउट करते हैं और क्यों हम फाइंड करते हैं, ये हमारे पास बेसिक हमारे पास आज का काम है। कहते हैं कि रेशियो इन्वॉल्विंग द मूवमेंट्स आर कॉल्ड रेशियो, ठीक है, कि जितनी भी हमारे पास इन्वॉल्व होंगी। कहते हैं मोस्ट कॉमन मूवमेंट रेशियो आर डिफाइंड β1। β1 जो होगा ये म्यू रिप्रेजेंट करता है कि पॉपुलेशन की, ठीक है, मूवमेंट, और वो मूवमेंट क्या होगी, वो हमारे पास थर्ड मूवमेंट होगी। थर्ड मूवमेंट का स्क्वायर करें और सेकंड मूवमेंट का क्यूब करें, इन दोनों की जब आप वैल्यू फाइंड करो तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है स्कीवनेस को, और ये β2 रिप्रेजेंट करता है किटोसिस को। अगर आप फोर्थ मूवमेंट फाइंड करो किसकी, ग्रुप डाटा की, सॉरी पॉपुलेशन की, और सेकंड मूवमेंट फाइंड करो किसकी, आप पॉपुलेशन की, ठीक है, और उसका स्क्वायर करो, इसकी जब आप रेशियो देखो तो अब हमारे पास कहता है कि ये डिफरेंट रेशियो जो है इनका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर वो कहता है कि बीटा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा तो वो उस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन और मोड का आंसर सेम आ जाता है, ठीक है। ये कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जिसमें मीन, मीडियन, मोड का जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसी तरह बच्चे अगर हमारे पास क्या हो कि β1 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक पोजीशन बन जाएगी। और ऐसी जो मेजर होती है वो स्कीवनेस होती है, ठीक है, इट इज आल्सो मेजर द स्कीवनेस। और β2 इज द एक्सप्लेन द शेप ऑफ द कर्व, पीकनेस। जब भी हमारे पास पीकनेस ऑफ द कर्व आती है तो वो पीकनेस ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करती है क्या, उस कर्व की, ठीक है, कर्टोसिस को, मतलब उसमें कितनी उसमें बेल शेप बन रही है, नॉर्मल से वो कितनी बड़ी वैल्यू उसमें आ रही है, ठीक है। तो हमेशा β2 की वैल्यू जो होती है वो कहता है कि -3 से 3 के बिटवीन ही रहेगी, ठीक है। और इसी तरह वो कहता है कि फॉर अ सैंपल मूवमेंट रेशियो कैन बी सीन एज डिफाइंड एज, ठीक है। तो इसी तरह सैंपल मूवमेंट जो होती है वो हमारे पास वो होगी m3 की जो होगा थर्ड मूवमेंट, ठीक है, ऑफ अ सैंपल, और उसका स्क्वायर करो, इसी तरह सेकंड मूवमेंट का क्यूब करो, उसकी रेशियो, इसी तरह b2 जो होगा वो फोर्थ मूवमेंट का डिवाइड करो किसके साथ, सेकंड मूवमेंट के स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर जो होगा वो आप क्या करोगे, डिफरेंट मूवमेंट्स फाइंड करोगे, रेशियो फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी कि डिफरेंट मूवमेंट्स को फाइंड करने के फार्मूलाज। तो इस फॉर्मूला को कोई भी क्वेश्चन मैं इसमें दे सकता हूँ और उसमें आप एनालिसिस करोगे कि उसमें आप किस तरह उसका मूवमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। किसी को कोई मसला तो क्वेश्चन करें। सर इनकी कोई एग्जांपल दिखा दिया करें तो ये हो जाता है समझने। अच्छा जी, मैं इसकी एग्जांपल भी करवाता हूँ, पहले इनकी मूवमेंट्स को समझ लेना। सर एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। कहाँ से बच्चे? सर ये जो मूवमेंट्स आपने बताई हैं, मैंने बोला मूवमेंट रेशियो जो होती है हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक हमारे पास होती है स्कीवनेस, एक होती है हमारे पास कर्टोसिस, ठीक है। स्कीवनेस जो होती है वो सिमेट्रिक पोजीशन को बताती है, ठीक है, कि हमारे पास सिमेट्रिकली वो ग्राफ कैसे शो हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास उसमें डाटा में डिस्पर्शन किस तरह हो रही है, ठीक है। और इसी तरह कर्टोसिस बताती है उसकी पीकनेस को, उसमें जो है ना उसकी पीक वैल्यू कहाँ पे है, उसकी वैल्यू कौन सी है और उसकी पोजीशन कौन सी है। उसको जब हम फाइंड β1 जब हमने फाइंड करना होता है
हमारे पास म्यू थ्री हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किसको, ये हमारे पास थर्ड जो है ना पॉपुलेशन मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और थर्ड पॉपुलेशन मूवमेंट स्क्वायर करोगे और डिवाइड कर दोगे सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट के क्यूब, ठीक है। और ये हमारा इसकी रेशियो जो होगी, अगर 0 आ जाती है वो सिमेट्रिक पोजीशन होगी, और सिमेट्रिक पोजीशन जो होती है वो ऑलवेज मेजर करते हैं स्कीवनेस में, ठीक है। इसी तरह जो बीटा 2 होगा वो मूवमेंट को डिवाइड करोगे सेगमेंट के स्क्वायर से, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो बनेगी वो हमारे पास वो रिप्रेजेंट करेगा, और नॉर्मल जो होगी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बेल शेप होगी, ठीक है। और इसी तरह सैंपल के लिए हमारे पास होता है। अब इसकी आपको मैं शेप्स दिखाता हूँ डिफरेंट, देन इसके क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो होती है वो हम स्कीवनेस के थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कीवनेस, कुर्टोसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ कुर्टोसिस, हाउ दिस स्कीवनेस और कुर्टोसिस आर रिलेटेड टू द शेप ऑफ द डाटा, ठीक है। सबसे पहले जो स्कीवनेस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्कीवनेस हमारे पास होती है डाटा में आपने वैल्यूज को चेक करना है, ठीक है। तो उसका ग्राफ हमने देखना होता है कि किस तरह बन रहा है। कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यू ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो हो वो सेम हो, ठीक है। तो इस तरह की जो डिस्पर्शन होती है वो हमारे पास होती है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देन कहता है कि एनी डिपर्चर फ्रॉम दी सिमेट्री, अगर उसकी सिमेट्री में कोई भी हमारे पास डिपर्चर आ जाए, ठीक है, कोई भी गैप आ जाए, तो वो हमारे पास जो होगा वो स्कीवनेस होगा, ठीक है। स्कीवनेस जो होता है हमारे पास एनालिसिस करने के लिए हम 3 वे में उसको एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे कि जब हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जब मीन, मीडियन और मॉड सेम आ जाता है, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। इक्वल हमारे पास होता है कि इसका मीन का आंसर मीडियन के मीडियन आंसर मॉड, ठीक है। तो these values are pulled apart when the distribution departs from the symmetry and consequently one tail become longer than the other, ठीक है। तो symmetry position जो होगी वो हमारे पास वन टेल जो होती है वो लॉन्गर हो जाती है अदर टेल से। तो जब हमारे पास टेल को रिप्रेजेंट करना होता है, तो अब ये देखो, जब हमने सिमेट्री पोजीशन तो बाहर निकलते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर मीन का वैल्यू ग्रेटर आ जाए किससे, मीडियन से, और मीडियन वैल्यू ग्रेटर आ जाए मॉड से, इस तरह की जो स्कीवनेस होती है वो पॉजिटिव स्कीवनेस होती है। इसमें जो टेल, राइट टेल जो होती है वो लॉन्गर देन होती है लेफ्ट टेल से, ठीक है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होती है। इसी तरह जब आप उसमें देखते हो कि नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें देखो कि उसमें हमने ये चीज एम्पिरिकल रिलेशन ऑफ द मीन, मीडियन, मॉड, वो क्या होता है कि मीन की वैल्यू लेस होती है मीडियन से, और मीडियन की वैल्यू लेस होती है मॉड से। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें हमारे पास टेल होगी राइट टेल से। अब मैंने आपको बताया बीटा 1 हम किस तरह पाते हैं कि थर्ड पॉपुलेशन मीन को, ठीक है, आपने देना है कि उसका क्लस्टर करें और सेकंड के साथ मीन को उसका क्यूब करें, ठीक है। रेशियो लें, रेशियो जो है वो बीटा 1 इज इक्वल टू 0 आ जाती है वो सिमेट्रिक में। अगर बीटा 1 की वैल्यू लेस होगी 0 से तो वो नेगेटिव स्क्यूड होगा, और बीटा 1 की अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। ये मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, आपने इसके पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड होंगी वैल्यू चेक करनी होगी। इसी कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस जो होती है, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमेट्रिक पोजीशन बताता है, ठीक है। ये हमारे पास शुड बी 0 भी हो सकती है। कहते हैं कल पेयरसन डिफाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द स्कीवनेस एज, ठीक है, मीन में से माइनस करें मॉड और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कल पेयरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। तो अगर एक अनदर केस हमारे पास बन जाए कि एम्पिरिकल रिलेशन हो, जैसे कि एम्पिरिकल रिलेशन है कि मॉड में से इज इक्वल टू होता है हमारे पास 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। तो इस फार्मूले को हम क्या, इसके फार्मूले को लिखा जा सकता है 3 टाइम इंटू मीडियन माइनस मॉड, ठीक है। 3 टाइम मीडियन माइनस मॉड, तो इसको डिवाइड करो स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो इसकी रेंज जो ऑलवेज होगी वो -3 से 3 के बिटवीन ही होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है बोली कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। तो बोली कोएफिशिएंट जो होता है वो Q1 आप फाइंड करो, Q3 फाइंड करो, और उसको आपने माइनस कर दो x मीन के साथ। मीन करो उस डाटा का, और मीन फाइंड करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू को Q3 में से Q1 में माइनस कर दो, इंटरपोटाइल रेंज में से माइनस कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो कभी 0 आएगा और कभी +-1 के बिटवीन होगा, ठीक है।
अगर इसका आंसर पॉजिटिवली आता है, ठीक है, वो पॉजिटिव स्क्यूड होता है, तो तब इसके कोएफिशिएंट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो इसकी जो स्क्यूड होगी वो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा जी, अमन ये जरा स्लाइड पढ़िएगा। Introduction to Kurtosiasis. The word Kurtosiasis comes from the Greek word kurtos, meaning humped. Kurtosiasis gives an idea about the shape of frequency distribution. Kurtosis is the measure of peak of distribution and indicates how high the distribution is around the mean. नहीं छोड़ दें, आगे kurtosis indicates Kurtosis indicate whether a frequency distribution is a flat, normal or peaked shape. अभी देखिए कि जो केटोसिस होते हैं, ग्रीक वर्ड है, इसमें हमें केटोसिस जो होता है एक अहम शेप होती है, ठीक है, अहम शेप जो होती है वो सडनली जो है वो पीकनेस को भी अचीव कर सकती है, नॉर्मल को भी, और बिलो नॉर्मल भी हमारे पास इसकी शेप होती है, ठीक है, ठीक है। अब जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं, तो केटोसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, जिसमें हम कोई भी वैल्यू की पीकनेस और की लोएस्ट सकते हैं, ठीक है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पर डाटा देखते हैं। तो वो कहते हैं केटोसिस जो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो भी हो सकती है, नॉर्मल भी और पीक भी। अब ये देखिए, आगे पढ़िए जरा। Types of Kurtosiasis. Look, it is a curve having higher peak than normal curve. Too much concentration of atoms near the center. Platy. A curve having a lower peak flatter than the normal curve. There is less concentration of atom near the center. Mesocurtic. It is a curve having normal peak or normal curve. This distribution around the center value mean. In such case, mean, median and mode are equal. अच्छा, अभी देखिए कि इलिप्टोकॉर्टिक कर्व क्या होती है। कि इलिप्टोकॉर्टिक कर्व हमारे पास ऐसी कर्व होती है जो देखें, ये मैंने शेप से भी उसको इंडिकेट किया है कि जो हमारे पास हायर पीक होगी, जिसकी नॉर्मल पीक से हायर पीक होगी, वो लिप्टोकॉर्टिक कर्व होती है, ठीक है, कि नॉर्मल से हमारे पास आंसर जो है वो आंसर आया, वो लिप्टोकॉर्टिक कर्व को शो करेगा। प्लेटिक कर्व जो होगी वो नॉर्मल से बिलो होगी, ठीक है, लोअर होगी, ठीक है, फ्लैटर होगी, थोड़ी सी फ्लैटर कर्व होगी। तो ऐसी कर्व जो होती है वो प्लेटिक कर्व होती है। और इसी तरह जो नॉर्मल पोजीशन को इंडिकेट करती है, पीक वैल्यू की नॉर्मल पोजीशन को इंडिकेट करती है, ऐसी कर्व जो होती है वो मेसोकॉर्टिक कर्व होती है, ठीक है। तो इसी तरह बच्ची ने ये पढ़ा भी, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ केटोसिस होती है। एक है लिप्टोकॉर्टिक हायर वाली, ठीक है, पीक वाली, और इसी तरह प्लेटी जो होती है वो फ्लैटर होती है नॉर्मल पोजीशन के अलोंग, ठीक है, लोअर पीक पे होती है ये। इस तरह मेसोकॉर्टिक होती है वो नॉर्मल पोजीशन पे लाई करती है, ठीक है, और वो हमारे पास पीक उसकी होती है। अब केटोसिस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो होता है वो केटोसिस बीटा 2 जो होता है, आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन डाटा में μ4 को आपने डिवाइड करते हैं किसके साथ, μ2 का स्क्वायर। देन बीटा 2 जब आपने फाइंड करना होता है तो सैंपल का m4 डिवाइडेड बाय m2 का स्क्वायर, मतलब आपने फोर्थ मूवमेंट को डिवाइड करना है किस पे, सेकंड मूवमेंट पे, ठीक है। इसी तरह आपने इसकी परसेंटाइल फाइंड करनी होती है, तो आप क्या करोगे, क्वार्टाइल डेविएशन को, ठीक है, उसके परसेंटाइल के साथ डिवाइड कर दो। परसेंटाइल जो होती है वो हमारे पास लाई करती है, जो स्मॉलेस्ट परसेंटाइल होती है P10 से स्टार्ट होती है और P90 तक जाती है। और P90 में से अगर मिस कर दें P10, ठीक है, तो इसमें से 90 परसेंटाइल में से अगर 10 परसेंटाइल को माइनस करें, ठीक है, और देन आप उसको क्वार्टाइल
सर ब्रेक नहीं मिलेगी? तो ये ब्रेक ही है। सर कितनी देर की है? नहीं, अभी ब्रेक नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है बच्चे। सिर्फ 10 मिनट दे दो, इसके बाद आपने काम करना है, जो भी करना है। आपको ब्रेक ही ब्रेक है, फिर उसके बाद तो जो होगा आज? जी हाँ जी, क्विज तो होना है। वो कब होगा सर? अभी मैं अपलोड करने लगा हूँ, आपको, आपके लिए काम कर रहा हूँ। चलिए सर, करते हैं जल्दी इंशाल्लाह। वेट कर रहे हैं हम, माशाल्लाह जबरदस्त। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्विज का वेट कर रहे होते हैं, उनमें से ये एक है। भाई अच्छे बच्चे हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ क्विज जी सर, मैं भी वेट कर रहा हूँ क्विज का। जल्दी अपलोड अच्छा जी, हाँ जी। जल्दी अपलोड करो। बच्चे इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। अब मैं क्विज अपलोड कर देता हूँ। क्विज का आपके पास 1 घंटा है पूरा। 1 घंटे बाद सबमिट भी करना है? हाँ जी, 1 घंटे के बाद सब। सकता है। मैंने मार्किंग भी सर साथ ही होगी? साथ ही मार्किंग करूंगा, रात साथ 12 ही बजे marking। तक कर दें। नहीं बच्चे, अगर आपको, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, सबको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अभी 4 बजे हैं, ठीक है, 4 बजे से लेके अप्रोक्सीमेटली मैं आपको 5 जो है ना, चलो मैक्सिमम 6 o'clock तक टाइम दूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें मैं टाइमिंग जो एडजस्ट करूंगा 5:30, और उसके बाद जो है ना 5:30 के बाद अगर किसी की रिक्वेस्ट आई तो वो 6 o'clock तक करूंगा। उसके बाद मैंने कोई टाइम इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारे पास लेट में मेरे पास क्विज आए, मैंने उसको 0 नंबर लगा के भेजने हैं, ठीक है, किसी का एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो आपने असाइनमेंट 4 दी थी उसकी, हाँ जी सर उसकी लास्ट डेट आई थी, तो सर आपने, मैंने 11:30 बजे सबमिट की है, तो तब लिखा आ रहा था लेट सबमिशन। हाँ जी बच्चे, उसकी 8:30 थी आज की टाइमिंग पे 8 बजे। सर आपने लिखा ही नहीं था कहीं भी ये। बच्चे मेंशन हुआ होता टाइमिंग, बच्चे टाइमिंग आ रही थी। अगर आपने उसमें जाए ना तो उसमें टाइमिंग, अभी मैं टाइम एडजस्ट करूंगा तो आपके पास टाइमिंग भी आएगी कि इतना टाइम रह गया, ठीक है, इतने टाइम पे आप इससे पहले तक आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से असाइनमेंट 4 में तो नहीं था सर। हो गई थी, मैंने रात को 2 बजे कराई थी। सर वो सुबह 12 बजे सबमिट करवाई थी, तो आपको पहुंच गई होगी? हाँ जी, लेट पहुंची है माशाल्लाह। आपको मैं नंबर 0 लगा के भेजूंगा, वो आपको जल्दी पहुंच जाएंगे। सर वो ये तो ना करें, इतनी मेहनत 12 से बजे कराई है। तक हमने तो कहा था 19 को सर, आराम से बनाई है, कंपाइल करने में टाइम लग गया। 19 की रात 12 बजे तक होना चाहिए था आपने सर। अच्छा जी, चले उसको जो है ना, जिसने आज जो है ना, अगर 12 बजे से पहले जिन्होंने सबमिट करवाई है उसको मैं अकोमोडेट करूंगा। लेकिन जो है ये क्विज सिर्फ 2 घंटे का है, ठीक है। एक उसमें लिखा तो 16 2 बजे कराई थी जी, मैंने कल रात 2 बजे कराई थी। 2 बजे आपने करवाई थी, बस देख लें। यदि बहुत सर गर्ल्स को इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, गलती है आपकी, 2 बजे कराइए। हाँ जी, आप पहले नहीं सर, एक काम कर लें, 0 ना दें, क्योंकि मेहनत की हुई है। आप एक काम कर ले, जो लेट सबमिशन कराए उसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाए, बजाय कि 0 दे दें पूरा। मैंने आपसे पूछा ही नहीं यार अंदर, आप थोड़े सर इसके आप ऐਵੇਂ ही अपना बीच में हो जाए। बच्चे कम्युनिकेट आपस में नहीं करो, बस चुप कर प्रोफेसर चुप कर जाए। कोई बच्चा आपस में आप कम्युनिकेट ना करें। सर आप यूनिवर्सिटी है इस टाइम? नहीं बच्चे, मंडे को यूनिवर्सिटी होंगे सर? नहीं बच्चे, अभी आपके सामने मैं अपलोड करने लगा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे से पहले आज आपने जो है ना सबमिट करवानी है इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर कितने मार्क्स का है जी? लेक्चर एंड लेनी है तो बच्चे 30 हैं सर। कोई अनग्रेडेड भी दे दिया है? ओके सर। आप सीरियस नहीं लेंगे फिर इसको? असाइनमेंट तो नहीं मिलेगी ना सर? जी, वो बच्चे मैं बस अभी बनाऊंगा तो वो आपको मिल जाएगी। असाइनमेंट जो है ना अभी बनानी है मैंने, वो सर रहने दे असाइनमेंट।
बच्चों उनको अपलोड कर दी है, इवनिंग वालों को, मॉर्निंग वालों को, तो आपको भी वाले सर बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम नहीं पढ़ने वाले। सर आगे इतनी ज्यादा असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, तो उसकी डेट आपको काफी ज्यादा मिलेगी। सर रहने दें, सबसे ज्यादा असाइनमेंट्स आपकी होती हैं एंड ऑफ सेमेस्टर सर। नहीं तो डिग्री मिलेगी उसके साथ दे देंगे आपको। मंथ तक की कर दें सर एक्सटेंशन। जी कह रहा है रमजान तक कर दें, मंथ तक कर दे एक्सटेंशन की। सर सही टाइम लगा हुआ है। नहीं बच्चे मैं टाइम तक टाइमिंग है या 5:30 से पहले कराना? बच्चे ये मैं टाइम जो है ना अपने मोबाइल से सेट करूंगा अभी। अभी आपको टाइम सेट मिल जाएगा 6 बजे का। ये लैपटॉप का जो है ना टाइम ठीक नहीं है, इस वजह से वो टाइम उधर मैनेज नहीं होता। सर कोई नहीं, लैपटॉप वाले टाइम के मुताबिक देते हैं आप। ये हालात बहुत तेज है। अच्छा सर क्विज में आज वाला टॉपिक भी इंक्लूड होगा? जी क्विज में आज वाला टॉपिक भी इंक्लूड है? नहीं बच्चे, बॉक्स प्लॉट है, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। उसका आइडिया दे दें बॉक्स प्लॉट का। सर आइडिया दे दें करना कैसे है सॉल्व। अच्छा जी 1 मिनट। क्विज आपको आ चुका है सबको? ये 6 बजे तक मैंने जो है ना 5:30 तक टाइम सेट किया है, ठीक है। और अगर बच्चों के थोड़े से इशू हुए किसी के, तो वो जो होगा मैं आधा घंटा इंक्रीज कर दूंगा। और इसके बाद जो है ना किसी का कोई मुझे मैसेज करने की भी किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है 6 बजे के बाद, मैं उसका एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मॉर्निंग वालों का भी नहीं एक्सेप्ट किया, आपका भी नहीं पॉसिबल। अच्छा जी, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है 3 क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि रैंडम जो है ना सैंपल है हमारे पास, ये डिफरेंट सैंपल्स हमारे पास गिवन है। आपने इसका, ये अनग्रुप डाटा है, आपने इसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। अब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने फार्मूला अपलोड किया हुआ है, उसमें से ढूंढो कौन सा फार्मूला है, ठीक है। आपने ये फाइंड करना है। फिर इसके बाद आपने इसकी स्क्यूनेस। जी क्वेश्चन कितने हैं सर? बच्चे 3 है। अच्छा जी, इसमें हम टाइम कम दे रहे हैं। अच्छा जी, इसमें हमने क्या 2 घंटे रखे और क्वेश्चन 3 रखनी है। 3 क्वेश्चन के बच्चे 2 घंटे बहुत नहीं है सर। ये भी अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, इसमें जब आप सर थोड़ा तो रस खाएं हम पे। अभी आपको इसके बाद हमने कोई असाइनमेंट उठा के दे दी है। 1 मिनट बच्चे। फिर इसमें हमने क्या करना है कि देन हमने क्या करना है कि स्क्यूड आपने देखना है और सिमेट्रिक पोजीशन देखनी है, ठीक है। स्क्यूड का क्या मतलब होगा कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक होगा तो मीन और मीडियन का आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर वो सेम आ जाएगा तो आपने बोल देना सिमेट्रिक है। अगर सेम नहीं आता तो बच्चे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा, वो स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब आपने इसका ये एनालिसिस करना है। फिर आपने इसका बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना है। बॉक्स सर ये मीन मोड मीडियन जो है ये हमने ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिए फाइंड करना है? नहीं, सिर्फ अनग्रुप के लिए यार, अनग्रुप के लिए, ओनली अनग्रुप के लिए। ये तीनों क्वेश्चन आपने अनग्रुप के लिए करने हैं, ठीक है। फिर आपने इस क्वेश्चन का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, देन आपने इसको स्क्यूड देखना है, और फिर इसका आपने बॉक्स प्लॉट भी ड्रॉ करना है। इसमें भी आपने मीन मीडियन निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, वेरिएंस निकालना है, ठीक है। सिमेट्रिक देखनी है, स्क्यूड है, और इसमें बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना है। ये 3 काम करने हैं आपने 3 क्वेश्चंस में, ठीक है। और इंशाल्लाह आप 5:30 तक इसको अपलोड कर दीजिएगा। अगर किसी का कोई इशू हुआ तो वो उसको मैं आधा घंटा जो होगा वो टाइम एक्सटेंड कर दूंगा। सर ये बॉक्स वाला बता दें, ये ग्राफ किस तरह से बनाना है? किसका? ये बॉक्स जो है, बॉक्स प्लॉट, ये बता दें किस तरह से बनाना है, आइडिया दे दें इसका। बॉक्स प्लॉट तो हमारे पास सिंपल, ये देखिए
सर बच्चे सर अब हमारा टोटल सिलेबस कितना रह गया अभी? बच्चे आपको ये भी अभी खुशखबरी सुनाता हूँ ना, सब्र करो। और सर अच्छा जी। यही खुशखबरी चाहिए सिलेबस खत्म। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ये है कि बॉक्स प्लॉट में ये हम नंबर लाइन बनाते हैं नियाल, ठीक है। उसमें आपने मिनिमम वैल्यू देखनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है, ठीक है। उसमें आपने Q1 फाइंड करना होता है, Q2 फाइंड करना होता है और Q3 फाइंड करना होता है, ठीक है। Q1 Q2 Q3 फाइंड करना आता है आपको उसकी जो है ना फाइंड करना आता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आपको उसको पता चल जाता है उसमें मैक्सिमम वैल्यू। फिर आप उसमें निकालते हो क्या, उसके आउटलायर्स, लोअर आउटलायर निकालते हो और उसका अपर आउटलायर निकालते हो, ठीक है। आउटलायर निकालने के फार्मूले आपको बताए हुए हैं, ठीक है, वो क्लास में मैंने आपको बताए थे, ठीक है। आप किस तरह फाइंड करोगे। अब 3 बॉक्स प्लॉट है, एक लाजमी जो है ना आपको मैं फाइनल में भी क्वेश्चन दूंगा, इसलिए मैंने आज आपकी इसकी स्लाइड में 3 क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए। अब आपने इसमें स्कीवनेस देखनी है, इसमें डाटा का एनालिसिस करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी वे में, ठीक है। सर आपने पिछली असाइनमेंट में भी दिया था, मैंने किया था, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या निकाल के ये बनाया था। हाँ जी, तो इसमें इंटरक्वार्टाइल रेंज भी इंक्लूड करना हाँ जी, इंटरक्वार्टाइल रेंज भी निकालेंगे ना कि इंटरक्वार्टाइल रेंज किसके इक्वल होगी, Q3 में से माइनस करेंगे Q1 बस। और रेंज, हाँ जी, रेंज आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सर ये जो सर ये लोअर लिमिट जो होती है Q1 माइनस 1.5 Q3 माइनस Q1 यही वाला होता है फार्मूला? एग्जैक्टली यही होता है, आउटलायर्स होते हैं, ठीक है। ओके सर। और अपर आउटलायर्स जो होगा वो हमारे पास। सर ये अनग्रुप डाटा के लिए जब मीडियन हम फाइंड करते हैं तो सर बॉक्स प्लॉट के लिए होता है। हाँ जी, बॉक्स प्लॉट अनग्रुप के लिए करना है, क्वेश्चन ही मैंने सारे अनग्रुप के दिए हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, और आप बता दूं कि आपने इस बुक के सिर्फ करने हैं, ठीक है। आपका जो सिलेबस है इस बुक के सिर्फ 4 है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है और इसके अलावा आपका नहीं है। इसका जो होगा मंडे में आपको इसकी एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाऊंगा, कि इसकी एक्सरसाइजेज जो है डिफरेंट चैप्टर 4 चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है, आपने कर लेनी, इसी में से पेपर होगा सब कुछ जो भी होगा। हाँ जी, इतने सिलेबस है। 4 चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस हैं? 4 चैप्टर्स में जब आप इस बुक देख लीजिए, मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। आप एक मरतबा थोड़ा सा नजर मार लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। तो इसकी मैं सारे के सारे जो होंगे ना इसके सारे की सारी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। हाँ जी सर। अब ये जो हमारे पास आज तक जो था वो स्कीवनेस और क्रेटोसिस तक था, जो 4 चैप्टर तक था, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है और प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। और एक हमारे पास है कोरिलेशन वाला टॉपिक, कोरिलेशन वाला टॉपिक को आपको मैं जो होगा फ्राइडे वाले दिन करवाऊंगा, ठीक है। मंडे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ हम इनकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो है आपने 6 o'clock तक आपने मुझे जो है सारे बच्चे ग्रेडेड है, ठीक है। जो बच्चा नहीं करवाएगा उसके मार्क्स नहीं अपलोड होंगे, ठीक है। और वो जो है ना उसने 6 o'clock तक मुझे जो है ना क्विज जो है अब आ जाना चाहिए, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। वैसे तो 30 मैंने टाइम सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने 6 o'clock तो कर लूंगा, ठीक है। 6 o'clock तक उसकी लेटेस्ट नहीं होती। नहीं सर, मैंने सर ये मीडियन फाइंड करते हैं तो उसको पहले रेंज करते हैं मीडियन उसका। मीडियन जब भी आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ओके सर। वैसे मीडियन के लिए कैसे होता है? नहीं, सिर्फ के लिए। ओके सर, थैंक यू। ओनली मीडियन के लिए डाटा अरेंज करेंगे और किसी के लिए डाटा अरेंज नहीं करेंगे, क्या आप उस तरह सिंपल वे में उस डाटा हमारा सेम जी मॉर्निंग वालों का और हमारा सेम क्विज है? नहीं, डिफरेंट है। डिफरेंट है। आप करिए ना तो करके मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट है या सेम है।